Good afternoon, ninth class. How are you all? Hope you all are good. So class अपने सेकेंड चैप्टर पे थे अपने लोग हिस्ट्री के सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अब तक हमें इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ समझ लिया है, नई आइडियाज जो है लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, सोशलिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। यूरोप में कैसे स्टार्ट हुआ, रशिया में क्या हुआ, कैसे अलग अलग रेवोल्यूशंस हुए थे रशिया में, और उसके बाद फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 वाला, उसके बाद एक तरीके से जो बोल्शेविक्स हैं उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज की जो लेनिन ने बोली थी, उन चीजों को वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हमने देखा था थोड़ा बहुत जो है लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे, जिसके कारण बाद में क्या हो गया था, सिविल वॉर हो गया था। और उस सिविल वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी रशिया में। और सिविल वॉर का मैंने मतलब बता ही दिया, व्हेन पीपल ऑफ द सेम कंट्री फाइट, ठीक है। और उससे पहले रिवोल्ट तो होता है, बहुत बड़े चेंज के लिए कुछ कर रहे हो, और वॉर हम बोल सकते हैं किसी और कंट्री से हो रहा हो, दूसरे एरिया के लोगों से। बट यहाँ पे ये लोग आपस में ही लड़ने लग गए थे, बोल्शेविक्स के सपोर्टर, जार के सपोर्टर और सोशल रेवोल्यूशनरीज। हमने बोला था रेड बोल्शेविक्स होते हैं, ग्रीन सोशलिस्ट होते हैं, और जार के सपोर्टर वाले व्हाइट होते हैं। तो कैसे वापस से सिविल वॉर के बाद व्हाइट ने वापस से लैंड अपने अंडर लेने की कोशिश की, नोबिलिटी ने, और पेजेंट्स को बहुत ज्यादा हम बोलेंगे ऑप्रेस किया, टॉर्चर जैसे किया, उनको स्ट्रिक्टली डील किया हार्श तरीके से, जिसके कारण लोग जो है नॉन बोल्शेविक के अगेंस्ट हो गए। और फिर धीरे धीरे बोल्शेविक्स जो है वो बहुत पावरफुल वापस होने लग गए। किसी किसी जगह पे उनको दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया था, किसी किसी जगह पे उनके एक्शंस के कारण लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, और लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जो बोल्शेविक सोशलिज्म की बात करते हैं, कभी तो ये बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं हम सोसाइटी में सबका वेलफेयर करेंगे, दिस एंड दैट, और कभी हम देखें तो दे आर क्रिएटिंग सम मैसेकर समवेयर, कहीं पे किसी को मार रहे हैं और बोल रहे हैं ये सोशलिज्म के अगेंस्ट है, इसलिए कहीं पे किसी को कुछ जैसे नोमैड्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे किसी को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। तो एक ग्रुप था जिसको ये सपोर्ट कर रहे थे, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी थी, हमने पढ़ा था नॉन रशियन नेशनैलिटीज को, और कहीं कहीं पे कुछ लोगों के ये सपोर्ट में नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था मिक्स्ड जैसे इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स है, पर वॉट एवर इट बी, फाइनली हम बोलते हैं कि टोटल इनके अंडर कंट्रोल आ गया था आफ्टर द एंड ऑफ द सिविल वॉर एज वेल। इन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल जो है फाइनली अपने अंडर ले लिया था, एंड दे बिकेम द मेन हम बोल सकते हैं सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहां पे सेटअप हो गई थी, ठीक है। कहाँ पे, अपने यूएसएसआर में। एंड वी नो यूएसएसआर जो है दिस इज रशिया, जो पहले हम रशिया बोलते थे, एंड इसको सोवियत यूनियन भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें यूएसएसआर की फुल फॉर्म की, तो नाम से ही आपको पता चलेगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो सोवियत भी आया है, सोशलिस्ट भी आया है, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, जिन्होंने बहुत अच्छे से और पार्टिसिपेट किया था रेवोल्यूशन के, उसके बेसिस पे इन्होंने अपना नाम भी जो है चेंज कर दिया, ठीक है, सोवियत यूनियन से यूएसएस, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर फ्रॉम रशिया। अब हम आ जाते हैं, चलो अब तो पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया है सोशलिस्ट के अंदर, उन्होंने बहुत कुछ स्टेप्स भी ले लिए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि जिस चीज के लिए हमने इतना बड़ा रेवोल्यूशन किया और जो हम सोशलिज्म की बात करते हैं, उसको फाइनली क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कहाँ पे, रशिया में। तो इन्होंने यहाँ पे सिविल वॉर के टाइम पे बोल्शेविक्स ने क्या किया था, और उससे पहले भी हमने देखा था इन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक जो वो नेशनलाइज कर दिए थे। तो सिविल वॉर के टाइम पे भी इन्होंने ऐसा ही किया, ठीक है। उन्होंने उसके अलावा क्या किया, उन्होंने पेजेंट्स को बोला कि आप लैंड कल्टीवेट कर सकते हो, जिसको सोशलाइज कर लिया गया है। सोशलाइज मतलब जिसको एक साथ ला दिया गया है और जो गवर्नमेंट के अंडर है उसको आप कल्टीवेट कर सकते हो। बोल्शेविक्स ने क्या किया, लैंड्स को कन्फिस्केट किया, मतलब अपने अंडर ले लिया, और फिर लोगों को बोला देखो कलेक्टिवली कैसे काम करते हैं, सब लोग मिलके कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगी कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट आने के बाद क्या हुआ था, ठीक है।
तो पहली चीज है कि बोल्शेविक्स जो है उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज रखा था, पेजेंट्स को बोला आप कल्टीवेट कर सकते हो, वो लैंड जो सोशलाइज हो गए हैं एक साथ जिनको लेके आ गए, और फिर उन्होंने खुद लैंड कन्फिस्केट किया, अपने अंडर कर लिया, अपने मतलब जो लैंड जो है जो कि ज्यादा नोबल्स के पास या इनके पास था, इनको क्या किया अपने अंडर कर लिया, और फिर लोगों को ये समझाया कलेक्टिवली काम कैसे करो, मिलके काम कैसे करो, ताकि जो प्रॉफिट है वो सब में इक्वली शेयर हो। अब इन्होंने एक और चीज स्टार्ट किया, आपने सुना होगा सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। ये जो 5 ईयर प्लान्स की हम बात करते हैं, इसमें ये लोग क्या करते हैं, 5 ईयर के पीरियड में इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अगर हमें हमारा प्लान है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप हो जानी चाहिए, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, यानी कि टारगेट सेट कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे ही वो क्या करते हैं आगे जाके डिसीजन लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने सारे प्राइसेस फिक्स कर दिए ताकि क्या हो जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स, यानी एक प्लान नहीं, 2 इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी लगभग 10 साल के लिए इन्होंने चीजों को फिक्स कर दिया, प्राइसेस फिक्स कर दी, ताकि क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए और चीजें जो है अच्छे से सेटल्ड हो जाए। और वो 2 5 इयर्स कौन से थे, 1927 से 1932 तक, और फिर 1933 से 1938 तक, ठीक है। जस्ट मार्क इट अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट दैट 1927 से 1932 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और उसके बाद 1933 से 1938 का सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है, इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। अब देखो सेंट्रलाइज प्लानिंग यानी सेंटर से उन्होंने प्लान कर लिया है, गवर्नमेंट ने मेन यूनियन जो गवर्नमेंट बोलते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लानिंग कर लिए कि हमें अब क्या करना है, अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है, इसीलिए ये 2 5 ईयर प्लान्स पे ये इन्होंने कुछ चीजें फिक्स कर दी थी कि हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब असली में ये चीज सक्सेसफुल भी हुई, कैसे सक्सेसफुल हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया था, 1929 से 33 के बीच में 100% इन केस ऑफ ऑयल, सोचो 100% इंक्रीज, कोल और स्टील में भी। और फिर उसके बाद न्यू फैक्ट्री सिटीज भी आ गई थी। व्हाट आर न्यू फैक्ट्री सिटीज, यानी नई नई फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, उसके अराउंड लोग सेटल हो रहे थे, तो जब उसके अराउंड लोग सेटल हो रहे थे तो बाकी चीजें भी डेवलप हो रही थी, और वो धीरे धीरे सिटीज बन रही थी, मतलब उसके आसपास रहने की जगह बन रही थी, फिर मार्केट बन रहे थे क्योंकि लोग रह रहे थे, बाकी सारी चीजें डेवलप हो रही थी, तो वो धीरे धीरे सिटीज बन गई थी। तो ऐसी न्यू फैक्ट्री सिटीज भी क्या हुई, यहाँ पे डेवलप हो गई, कहाँ पे, रशिया में होने लग गया ऐसा। अब यानी कि हम देख रहे हैं ओवरऑल हर जगह पे क्या हो रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, रैपिड कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो डेवलप हो रही है, बट इसके साथ साथ लोगों की जो वर्किंग कंडीशन है वो भी पुअर हो रही है। क्यों, क्योंकि बात तो वही है ना, अचानक से बहुत सारे लोग अगर इंडस्ट्रीज में काम करने आ जाएंगे, सिटीज में आ जाएंगे, तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि उनको प्रॉपर लिविंग की स्पेस दे दी जाए, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, बाकी सारी चीजें हो। हम देखेंगे ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट है तो ये ट्राई भी करेगी, बट प्रैक्टिकली जब अचानक से इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि जो पुअर लोग हैं उनके लिए इतनी बहुत ज्यादा जल्दी चीजों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता। इसका एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है दैट इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोगॉक्स, इसमें क्या हुआ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। सोचो एक स्टील प्लांट बनाने के लिए कितने साल लग गए थे, 3 years। वर्कर्स जो है यहाँ पे बहुत मुश्किल लाइफ जीते थे, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर कंडीशंस नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ था, उनके काम में 550 स्टॉपेजेस हुए थे फर्स्ट ईयर में ही, यानी कि फर्स्ट ईयर में ही लगभग 550 बार काम जो है रुक गया था उनका।
यानी क्योंकि वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी इसीलिए। जो लिविंग क्वार्टर्स थे जहां पे वर्कर्स रहते थे, वहां पे विंटर टाइम में क्या होता है, एट 40 डिग्रीज बिलो, मतलब जब टेम्परेचर नॉर्मल से 40 डिग्री कम था वहां पे, जो प्रॉपर कंडीशन है उसके हिसाब से, तो विंटर टाइम में क्या था, लोगों को दे हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट। अब इनका लिविंग कंडीशन कैसे बनाई थी, उन लोगों ने लिविंग क्वार्टर्स तो बना दिए थे, छोटे छोटे क्वार्टर्स बना दिए थे जहां पे आप क्या है, वर्कर्स जो है वो रह सकते हैं, पर हर क्वार्टर में जो है वॉशरूम्स या टॉयलेट्स नहीं थे, उसके लिए उन्होंने कॉमन या थोड़े है ना नीचे एकदम आपके जो बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर है वहां पे लगा रहे, वहां पे थे, ताकि जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपने वॉशरूम के लिए या नहाने के लिए या इन सारी चीजों के लिए उनको नीचे ही आना पड़ेगा। तो लिविंग क्वार्टर्स में ठंड के टाइम पे इमेजिन करो 4th फ्लोर से लोगों को नीचे आना पड़ता था, और मतलब अक्रॉस द स्ट्रीट जाके फिर जाके वो टॉयलेट कर पाते थे, ठीक है, क्योंकि फैसिलिटीज अभी प्रॉपर डेवलप नहीं थी। तो ये हमें बताते हैं कि कंडीशंस खराब थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कुछ कर नहीं रहे थे, दे वर डूइंग लॉट। जो ये लोग हैं कौन, जो रशियन गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट। क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई थी ये देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया, जिसमें इन्होंने बोला कि जो वर्कर्स और पेजेंट्स हैं वो अपने काम के बाद यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो अपने आगे की एजुकेशन कंप्लीट कर सके, ठीक है, तो एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम हो गया। क्रेचेस वर इस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्रेचेस क्या होते हैं, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, छोटे बच्चे जो हैं उनको वहां पे रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, और स्पेशली जैसे ये विमेन वर्कर्स हैं, तो ये अगर काम करने आएगी तो इनके बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि जो मेल वर्कर्स है वो भी काम पे जाएंगे, विमेन वर्कर्स भी जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने क्रेचेस खोल दिए थे फैक्ट्रीज में, जहाँ पे ये अपने बच्चों को, जैसे जो लोग ध्यान रखते थे उनके पास छोड़ के, और उसके बाद अपना काम कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने चीप हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर भी कोशिश की थी कि डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज कम प्राइस में, चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाए। उन्होंने कुछ लिविंग क्वार्टर्स भी बनाए थे वर्कर्स के लिए, पर यू मे आस्क मी मैम, यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हियर यू आर सेइंग दैट सो मेनी चेंजेस वर बीइंग मेड, स्कूलिंग चीजों को एक्सटेंड किया था, क्रेचेस थे जहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जाता था व्हेन विमेन वर्कर्स वेंट फॉर देयर वर्क, और फैक्ट्रीज में ही थे, वह हेल्थ केयर भी ठीक था, लिविंग क्वार्टर्स भी डेवलप थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो चेंजेस है ये अनइवन थे। अनइवन मतलब कहीं पे तो बहुत सारे चेंजेस आ गए थे और कहीं पे बहुत सारे चेंजेस नहीं आ पाए थे। क्यों नहीं आ पाए थे? क्योंकि अभी तो रिसोर्स कम थे ना गवर्नमेंट के पास, ऐसा तो नहीं है उनके पास बहुत सारे पैसे हैं कि वो बहुत जल्दी बहुत सारी लिविंग क्वार्टर्स, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर ले। वो कोशिश कर रहे थे, पर इतने स्लो एंड ग्रेजुअली चीजें हो रही थी, कहीं पे तो बहुत डेवलप हो गई थी, कहीं पे नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे हमने देखा सोशलिस्ट सोसाइटी में बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर trying to bring changes where they are first of all aiming for 5-year plans, जिसमें वो अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वर्कर्स की कंडीशन कहीं कहीं पे थोड़ी खराब है और कहीं पे क्या है, इम्प्रूव है, क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अपने लेवल पे। तो ये तो हो गया चलो सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए। अब ये लोग फाइनली क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दिस शुड बी डन बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांटेड। अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट आगे फेज पे क्या हुआ नेक्स्ट पीरियड में। तो ये जो पीरियड है जो प्लान इकोनॉमी वाला है, उस टाइम पे हम देखेंगे जो ये कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर रहे थे ना, कि सब लोग मिलके एग्रीकल्चर करते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हमने देखा था इंडस्ट्रीज वगैरह में तो हुई थी डेवलपमेंट, बट जो ये कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ना, इसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, कहीं कहीं पे बल्कि ऑपोजिट हो गया था और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। 1927-28 में हम देखेंगे, ठीक है, रिमेंबर द डेट्स, 27-28, 1927-28 में जो टाउन्स थे सोवियत रशिया में, वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी ग्रेन सप्लाईज की, ठीक है, यानी कि ग्रेन्स जो है उनकी कमी हो गई थी।
मतलब प्रॉपर अमाउंट में ये सप्लाई नहीं किए जा रहे थे टू द टाउन्स। गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक्चुअली हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों की प्राइसेस फिक्स कर दी थी कि इतने पैसों में ही या इतने जो भी उनकी करेंसी थी इतने में ही आप क्या करोगे, ये ग्रेन को सेल करोगे। ठीक है, सारे पेजेंट्स को बोला दैट द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द रेट एंड यू विल हैव टू सेल द ग्रेन एट दिस रेट ओनली। बट पेजेंट्स जो है दे रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू द गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। तो गवर्नमेंट पेजेंट्स ने क्या किया, पेजेंट्स ने बोला हम इन प्राइस पे नहीं बेचेंगे, दीज आर वेरी लो, वी डोंट वांट टू सेल एट दीज प्राइसेस। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई, लोग बेच ही नहीं रहे गवर्नमेंट को, तो क्या हो गई, ग्रेन की सप्लाईज कम हो गई। अब क्या हुआ, लेनिन के बाद जो नेक्स्ट अपने बोल्शेविक लीडर थे वो थे स्टेलिन। तो पार्टी के नेक्स्ट लीडर थे स्टेलिन आफ्टर लेनिन। इन्होंने बोला बहुत जरूरी है हमें कुछ मेजर्स इम्प्लीमेंट करने की, तो कुछ इमरजेंसी मेजर्स की हमें बहुत जरूरत है, फर्म इमरजेंसी मेजर्स। और इनमें इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहे थे कि जो रिच पेजेंट्स और ट्रेडर्स है ना गांव की साइड पे, कंट्री साइड में, इनके पास लगता है इन लोगों ने स्टॉक्स को छुपा रखा है। स्टॉक्स किस चीज का, ग्रेन्स का। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये लोग सोच रहे होंगे, जो बड़े पेजेंट्स, रिच पेजेंट्स और ट्रेडर्स है ना कंट्री साइड में, ये सोच रहे हैं हम लोग ग्रेन्स को है ना छुपा के रख देते हैं और ब्लैक मार्केटिंग या जो होर्डिंग बोलते हैं उसको कहीं पे छुपा के रख देते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ेंगे ना कि भाई उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और सबके पास पहुंच नहीं रहा, तो जब उसके प्राइसेस हाई होंगे ना तब बेच देंगे। ऐसा किसको लगा, स्टेलिन को लगा। ठीक है, स्टेलिन को लगा था कि जो रिच पेजेंट्स और ट्रेडर्स कंट्री साइड में है वो इस होप में कि हायर प्राइसेस मिलेंगे वो स्टॉक्स को छुपा के रख रहे हैं, और इसीलिए जो है कमी हो गई है किसकी, ग्रेन्स की। और इसने यही किया कि ठीक है हमें अब इस चीज को, हमें जो हम सोच रहे हैं स्पेकुलेशन, जो आइडिया लगा रहे हैं, इसको छोड़ के हमें अब क्या करना है, स्टेप लेना। और स्टेप क्या लेना है, हमें जो भी सप्लाईज है उनको कन्फिस्केट करना है। कन्फिस्केट मतलब अपने अंडर ले लेंगे, हम जाते हैं देखते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इनकी सप्लाई को सारे को क्या कर लेंगे, हम अपने अंडर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा स्टेलिन ने सोच लिया। अब 1928 में क्या हुआ, इसने इनके हिसाब से स्टेलिन ने जो बोला और जो डिसाइड हुआ था उनकी पार्टी में, उसके हिसाब से पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया में टूर करने लगे, घूमने लग गए वहां पे और सुपरवाइज करने लग गए। स्पेशली जो ग्रेन कलेक्शन है ना वहां पे चेक करने लग गए कि है ना किसके पास कितने, मतलब आपके पास कोई ग्रेन स्टोर्ड है या नहीं है, आपके गोडाउन, आपके स्टोर हाउसेस में आपने होल्ड कर रखे हैं, होल्डिंग कर रखी है स्टॉक्स की या नहीं। और जो कुलक्स है, कुलक्स कौन है, वेरी वेल टू डू पेजेंट्स। यहाँ पे भी हमने देखा ये रिच पेजेंट्स को ही क्यों ही एम कर रहा है कि ये लोग ही जरूर कुछ कर रहे होंगे, पेजेंट्स और ट्रेडर्स, तो इनको कुलक्स बोलते थे, रिच पेजेंट्स जो है। तो वेल टू डू पेजेंट्स के घरों पे, उनके जहाँ पे वो स्टोर करते थे वहां पे अचानक से रेड कर दी देखने के लिए, बट शॉर्टेज कंटिन्यू होने लग गया। शॉर्टेज कंटिन्यू था, ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ स्टोर कर रखे थे, स्टिल थिंग्स वर नॉट रिजॉल्व। तो अब क्योंकि शॉर्टेज चलता ही रहा तो इन्होंने क्या सोचा कि कुछ तो नया स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो इन्होंने बोला हमें सारे फार्म्स को कलेक्टिवाइज करना है। क्या करना है, कलेक्टिवाइज। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। इन्होंने बोला कि ग्रेन की शॉर्टेज इसलिए भी है, ऊपर जो है वो तो वो सोच रहे थे, इसके अलावा इसलिए भी है क्योंकि जो फार्मिंग लैंड है ना जिसपे फार्मिंग होती है वो बहुत स्मॉल साइज के हैं, छोटे छोटे लैंड्स हैं। मतलब अगर बहुत बड़ा एक लैंड हो जिसमें सब लोग मिलके फार्मिंग करें तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग होगी तो उसमें क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बहुत कम होगा। रिसोर्सेज तो उतने ही लगते हैं भाई, आप एक्स्ट्रा चीजें अगर जो आपको मशीनरी चाहिए, आपको सपोज ट्रैक्टर्स आपको या मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए, तो सबको उसका कॉस्ट तो ज्यादा लग जाएगा पर प्रोडक्शन तो कम ही होगा। तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो जो ग्रेन्स है वो ज्यादा या तो रेट पे बेचेंगे और प्रोडक्शन अल्टीमेटली कम होगा। ये किसने बोला, ये जो
बॉल्शेविक्स है स्टालिन के अंडर, उन्होंने बोला कि ग्रेन शॉर्टेज का एक रीजन ये भी है कि लैंड होल्डिंग स्मॉल है, इसीलिए उन्होंने बोला आफ्टर 1917 लैंड जो है वो पेजेंट्स को दे दिया गया था। अब पेजेंट्स क्या किए, जब लैंड पेजेंट्स को दे दिया था तो ये छोटे छोटे फार्म्स में इन्होंने अपनी क्या करने लग गए, फार्मिंग करने लग गए। कन्फिस्केट कर लिया लैंड और आपस में छोटे पेजेंट्स ने अपने अपने लैंड बांट लिए आपस में, जो भी गवर्नमेंट ने उनको दिए थे कि आपका इतना लैंड है, और फिर उन्होंने उसमें एग्रीकल्चर तो शुरू कर दिया, पर क्योंकि वो छोटे छोटे फार्म थे तो वो उनको मॉडर्नाइज नहीं कर पाए, क्योंकि वो उसको मॉडर्नाइज नहीं कर पाए इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाया। तो अगर हम चाहते हैं कि फार्म्स को मॉडर्नाइज करें तो इसके लिए एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि हमें क्योंकि बड़ी बड़ी हमें मशीनरी चाहिएगी, हमें बड़ी बड़ी यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी चाहिएगी, तो मॉडर्न फार्म्स डेवलप करने के लिए हमें जरूरी है कि हम सारे लैंड को एक साथ कर दें, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि हम कुलक्स को हटा दें। पहले तो कुलक्स का लैंड ले लेते हैं, उसके बाद जो पेजेंट्स के बाद छोटे छोटे लैंड है वो भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लेके हम क्या करेंगे, उन सबको ज्वाइन कर देंगे, सारे लैंड को मिला के क्या करेंगे, उसमें कल्टीवेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? यानी पहले इन्होंने बोला कि इसका रीजन कुलक्स है, जब इन्होंने उनके स्टोर हाउसेस वगैरह में करने की कोशिश की तो इतना ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला ग्रेन शॉर्टेज का रीजन है कि स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो स्मॉल साइज पेजेंट्स फार्म थे जो हमने दिए थे पेजेंट्स को, जो मॉडर्नाइज नहीं हो सके हैं, उसको हम क्या करेंगे, सबको एक साथ मिक्स कर लेते हैं, एक ही कंबाइन बना लेते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन हम इंडस्ट्रियल लाइंस में मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न मशीनरी से करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है हम कुलक्स को हटा दें, यानी कि रिच लैंड ओनर्स को हटा दें, और साथ में हम क्या करें, पेजेंट्स का लैंड भी ले लें और उसको आपस में कंट्रोल करके लार्ज फार्म्स में कल्टीवेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। नाउ व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब स्टालिन ने ये जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, इसके बाद हुआ क्या असली में ऐसा हुआ जैसा वो चाहता था, जैसा उसने सोचा था, या नहीं हुआ? वैसा नहीं हुआ, ठीक है। नाउ स्टालिन ने जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया फ्रॉम 1929, पार्टी जो है दे फोर्स्ड ऑल पेजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। कलेक्टिव फार्म्स को एक टर्म दिया कुलखोज, यू ऑल हैव टू रिमेम्बर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कलेक्टिव फार्म जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड कुलखोज। तो 1929 से इन्होंने बोला, पार्टी ने बोला कि जितने भी पेजेंट्स हैं, हम आपका लैंड जो है सब ऑब्वियसली सबका साथ में मिला लिया था लैंड, उसको हम चाहते हैं कि आप लोग सब क्या करें, मिलके कल्टीवेट करें, ठीक है। और ये जो कलेक्टिव फार्म्स है इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोल देंगे कुलखोज। अब ये बोल रहे हैं कि जो बल्क ऑफ द लैंड्स एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो वापस लोग थोड़ा सा इनके अगेंस्ट आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लैंड्स हैं उनको क्या किया, कन्फिस्केट, मतलब अपने अंडर ले लिया। सिर्फ लैंड नहीं, उसमें जो इम्प्लीमेंट्स यूज होते थे ना एग्रीकल्चर के, उनको भी, उसको ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, मतलब ये कलेक्टिव फार्म्स के ही हैं, कलेक्टिव फार्म्स इनके ओनर हैं, उस लैंड के भी, और जो इम्प्लीमेंट्स यूज हो रहे हैं वो भी। तो पेजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड्स एंड द कुलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। तो सारे लोग काम कर रहे थे, प्रॉफिट को शेयर किया जा रहा था। बट काफी पेजेंट्स जो है उन्होंने इसको रेजिस्ट किया, क्योंकि देखो आपका लैंड है, आपने इन्वेस्ट किया था, सपोज आपने इम्प्लीमेंट्स जितने भी उससे रिलेटेड आपने लिए थे, टूल्स लिए थे या जो भी, अब वो सब शेयर कर रहे हैं और प्रॉफिट इक्वली शेयर हो रहा है। क्या पता आपका लैंड बड़ा हो, किसी का लैंड जो है वो साइज में इतना बड़ा नहीं था अगर हम एरिया वाइज देखें, तो इसीलिए अब ये, पर कुछ पेजेंट जो है इसके टोटली अगेंस्ट थे, उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने क्या किया, अपने ही लाइफ स्टॉक को मारने लग गए। स्पेशली जो अमीर और रिच वाले थे ना, जिनके लैंड्स ले लिए गए, वो दे हैड दैट फीलिंग कि हमारा लैंड भी ले लिया, हमारी मशीनरी भी ले लिया, एंड दे आर यूजिंग आवर लाइफ स्टॉक ऑल्सो। सो दे वर सो एंग्री एंड दे रेजिस्टेड द अथॉरिटीज दैट दे डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक, ठीक है। जो एनिमल्स कैटल वगैरह थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 1929 से 1931 के अगर हम के बीच में देखें, कैटल फेल बाय 1/3, सोचो
मतलब कैटल जितनी थी वो 1/3 ही रह गई थी 1929 से 1931 के बीच में, बिकॉज इतने एनरेज थे पेजेंट्स कि उन्होंने लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। अब गवर्नमेंट भी कोई बहुत शांत नहीं बैठी थी, they were also taking steps against those who were resisting them. Those जो कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट उनको पनिश किया जा रहा था। या तो उनको डिपोर्ट का क्या मतलब होता है, फोर्सिवली आपको अपनी कंट्री से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो और एग्जाइल का मतलब क्या होता है कि आपको फोर्सफुली दूसरी कंट्री में रहने के लिए बोलना। तो बहुतों को कंट्री से बाहर भेज के उनको दूसरी जगह रहना जाना पड़ रहा था, ठीक है। अगर वो कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे, पेजेंट्स बोल रहे थे, दे वर नॉट रिच बट दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, ठीक है। तो कुछ एज दे जो पेजेंट्स जो है जनरली जो पुअर सेक्शन है वो बोल रहे थे कि देखो हम सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है और हम कोई रिच लोग भी नहीं है, पर हम है ना अपने फार्म पे करना चाहते हैं अपना काम, चाहे हमारा लैंड छोटा है चाहे जैसे है। दे merely did not want to work in collective farms for variety of reasons, they wanted to work on their own farm। तो ऐसे लोगों की बात जो है स्टेलिन ने सुन ली थी कि ठीक आप अपना इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करो, बट इन कल्टीवेटर्स को की तरफ उनकी एकदम सिंपैथी नहीं थी, अनसिंपैथेटिकली उन्होंने ट्रीट किया। इसका क्या मतलब है कि अगर ऐसे कल्टीवेटर्स कभी प्रॉब्लम में आते थे या कुछ ऐसा कुछ इशू होता था और स्टेलिन की पार्टी को या उनके मेंबर्स को उनको पता चलता था स्टेलिन को भी कि इनको कोई हेल्प चाहिए कुछ, तो वो उनकी तरफ अनसिंपैथेटिक थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हमने तुम्हें बोला था कि कलेक्टिव फार्म्स में काम कर लो, बट यू वर सेइंग नो, हम ना सोशलिज्म के अगेंस्ट है, नहीं हम रिच भी नहीं है, पर हम अपने फार्म पे काम करना चाहते हैं, हम कलेक्टिव में नहीं करना चाहते, तो हमने अलाउ तो कर दिया, अब हम आपको कहीं से सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये कलेक्टिवाइजेशन वाली पॉलिसी इसने इंप्लीमेंट तो कर दी, किसने? स्टेलिन ने, हर जगह पे, पर ये सक्सेसफुल नहीं हुई। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा नहीं, यही तो मेन एम था कि ग्रेन की शॉर्टेज हो रही थी इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था। तो प्रोडक्शन जो है डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, थोड़ा टाइम लगेगा, और इमीडिएटली तो एकदम ही नहीं बढ़ी। इनफैक्ट बल्कि हुआ क्या कि 1933 में बैड हार्वेस्ट हो गई, हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई उस टाइम पे, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्या हो गया वहां पे और प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, फेमाइन हो गया। अब प्लीज अंडरस्टैंड द एम, वो ये बोल रहे थे कि हमें कमी नहीं होनी चाहिए खाने की, यहाँ पे तो खाने की एकदम ही कमी हो गई, फेमाइन आ गया, अकाल हो गया, भुखमरी, खाने की कमी हो गई, जिसके कारण सोवियत हिस्ट्री में ये टाइम पीरियड है जहाँ पे 4 मिलियन पीपल डाइड। जस्ट इमेजिन 4 मिलियन पीपल, ओके। So now, in spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 1930-33 led to one of the most devastating famines in Soviet history, when over 4 million people died. अब क्या हुआ, देखो प्रॉब्लम तो हो रही थी, बहुत सारे जो many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। अब क्या पार्टी के अंदर ही, बॉल्शेविक्स पार्टी में ही जो है बहुत लोग जो कंफ्यूज थे, वो बोल रहे थे आपने ये जो प्लान इकोनॉमी के लिए बोला है भाई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर वर्कर्स की कंडीशन प्रॉपरली अच्छी नहीं है, और ये जो आप अचानक से कलेक्टिवाइजेशन कर रहे हो फोर्सफुली, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। यानी विद इन पार्टी पीपल वर नाउ कंफ्यूज्ड एंड सम ऑफ देम वर इवन क्रिटिसाइजिंग ये जो प्लान इकोनॉमी वाली बात और स्पेशली कलेक्टिवाइजेशन वाली। तो स्टेलिन and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism। ये क्या बोल रहे हैं स्टेलिन और उसके सपोर्टर्स जो है वो बोल रहे हैं ये जो लोग है ना जो प्लान्ड इकोनॉमी कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट है, ये तो एक्चुअली सोशलिज्म के अगेंस्ट ना कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। समझ गए किसके अगेंस्ट? सोशलिज्म के अगेंस्ट है ये लोग। ऐसा कौन बोल रहे हैं? स्टेलिन और उसके सपोर्टर्स। और ऐसे एक्विजिशंस, ऐसे जो इनके ऊपर क्लेम्स है पूरी कंट्री में ये लोग लगाने लग गए। 1939 तक लगभग 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में और लेबर कैंप्स में डाल दिया था इन्होंने, ठीक है। किन्होंने? स्टेलिन और उसके सपोर्टर्स ने।
किन लोगों को, ये लोग जो बोल रहे थे आप जो चीजें कर रहे हो ना ये टोटली सही नहीं है, समझ गए? मैनी वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा कुछ क्राइम ही नहीं किया, फिर भी उनको ऐसे जेल में डाला जा रहा था, लेबर कैंप्स में जा रहा था, पर किसी ने इनके लिए कुछ नहीं बोला। और किसी किसी को तो जबरदस्ती बोला था फॉल्स कन्फेशन करो, आप मानो कि आपने ये गलती की है, उनको टॉर्चर करते थे, उनको मारा जाता था। और है ना, बाद मतलब जब इस पे स्टडी की गई तो जो लोग ये थे ना जिनको जबरदस्ती कन्फेस करवा के और जिनको टॉर्चर किया जाता था, वो बहुत टैलेंटेड प्रोफेशनल से, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इस टाइप के लोग थे जिनको इन लोगों ने, क्योंकि स्टेलिन और इन जो उसके सपोर्टर्स हैं उनको लगा हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस टू कम समवेयर, हम बोलेंगे कि इनको एकदम सप्रेस कर दो, खत्म करना है हमें कंप्लीटली, वी नीड टू इरेडिकेट दीज पीपल। इसीलिए बहुत सारे इनोसेंट लोगों को इस टाइम पे, और अराउंड देखिए 2 मिलियन लोगों को प्रिजन और कैंप्स में डाला हुआ था, फॉल्स कन्फेशन करवा रहे थे, टॉर्चर वगैरह उनको कर रहे थे, ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ कंक्लूजन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। So now we have reached to the last part of the chapter, and it is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. अब यहाँ पे हमें पता है कि ओवरऑल जो सोशलिस्ट पार्टी है यूरोप में वो अप्रूव नहीं कर रही थी भाई बोल्शेविक जितने फोर्सफुली या जिस तरीके से ये लोग सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे थे, बट ये बोल रहे थे हाँ फ्यू थिंग्स आर गुड, जो भी हुआ है जिसमें वर्कर स्टेट, यहाँ पे देखेंगे हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब अब लगा इनको जो बोल्शेविक फोर्सफुली चीजें कर रही हैं, जबरदस्ती लोगों से लैंड ले रही है, उनके घर वर ले लिए, ये चीज सही नहीं है। पर हाँ ये एक बड़ी चीज है कि वर्कर्स के हाथ में पावर आ गई है, पूरी कंट्री का कंट्रोल जैसे आ गया है, ये एक बहुत अलग सी चीज है। बहुत सारी कंट्रीज जो कम्युनिस्ट पार्टीज जो सपोर्ट कर रही थी इस सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को, इन लोगों ने क्या किया, अपने अपनी कंट्रीज में पार्टीज फॉर्म कर ली थी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुई थी, और भी बहुत जगह पे धीरे धीरे फॉर्म हो गई थी। और बोल्शेविक्स जो है वो लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि आप अपनी कंट्री में भी सोशलिज्म लाओ, ठीक है। और दे वर बेसिकली एनकरेजिंग द कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल पीपल, जो कॉलोनी वाले लोग हैं जिनके ऊपर दूसरे लोग रूल कर रहे हैं, उनको बोल रहे थे आप भी सोशलिज्म लाओ। बहुत सारे नॉन रशियंस जो हैं, जो यूएसएसआर के बाहर की कंट्रीज के थे, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें पार्टिसिपेट किया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, ठीक है, 1920 में। एंड उसके बाद द बोल्शेविक फाउंडेड an international organization या union of all those people, all those party that support Bolsheviks। इसको नाम इन्होंने दिया कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न कैसे हो जाएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म, आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या, बहुत सारे नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट एंड द बोल्शेविक, और फिर दे फाउंडेड कॉमिंटर्न एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। कुछ लोग जो है वो सोशलिज्म से रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए उन्होंने यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में गए थे टू नो मोर अबाउट सोशलिज्म, और इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहते थे इसके बारे में, इसके फेवर में थे। फिर बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर जो है एक ग्लोबल फेस बन गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक। 1939 के अराउंड इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, वेल नोन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल फेस, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड न्यू इट दैट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इतना हमने पता कर लिया कि डेवलप्ड है, वर्ल्ड स्टेचर डेवलप कर लिया, ग्लोबल फेस है, बट
1950s तक ये एक्नॉलेज कर लिया गया था कि जो यूएसएसआर स्टाइल की जो गवर्नमेंट बनी है, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट जिस टाइप की है, वो सही नहीं है, क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने स्टार्ट किया था वो तो ये भूल ही गए हैं, क्योंकि ये फोर्सफुली चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, सोशलिस्ट मूवमेंट बहुत अच्छा है, एंड जो इन्होंने जिस सोच के साथ स्टार्ट की थी वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी थी। पर आज जो सोवियत यूनियन जिस टाइप का सोशलिज्म फॉलो कर रही है, वो आइडियोलॉजी नहीं है जिसके साथ सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये बोल रहे हैं अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। ठीक है, ये एक बैकवर्ड कंट्री थी जो बहुत पावरफुल हो गई थी। धीरे धीरे ना अब इस टाइम पीरियड के बाद इसकी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप हो गई थी, गरीब लोगों के पास खाना था, खाने के पास चीजें डेवलप हुई थी जैसा इन्होंने बोला था। पर इन्होंने लोगों के एसेंशियल फ्रीडम्स, सिटीजन्स के बेसिक बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनको दिए ही नहीं। इसके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो रिप्रेसिव पॉलिसीज पे फॉलोड है, फोर्सफुली फॉलो किए जा रहे हैं। यानी अब हम बोल सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज सोशलिस्ट कंट्री डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि जो उनके सोशलिस्ट आइडियल्स ठीक है वो उस पे चल रहे हैं, बट इस तरीके के नहीं है जिस सोच से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिनमें के सोशलिज्म नहीं है वो उनसे बेटर है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स है, सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सोशलिज्म को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंट्री में, फंडामेंटल राइट्स और बाकी चीजों के साथ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं और वहां पे गवर्नेंस अच्छी चल रही है। तो एज सच सोशलिज्म एस्टैब्लिश यूएसएसआर ने किया है, डेवलप यूएसएसआर ने किया है, बट यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो सही नहीं है सोशलिज्म के अकॉर्डिंग, जिस सोच से इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें लोगों को एसेंशियल फ्रीडम उनकी डिनाई होती है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो रिप्रेसिव पॉलिसीज पे फॉलो होते हैं। सो सोशलिज्म इन इटसेल्फ इज गुड, यूएसएसआर कुछ अच्छी चीजें भी फॉलो कर रही है, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो अब सोशलिज्म को एग्जैक्ट मतलब अच्छे तरीके से सोच रही है, जिसमें वो लोगों को फ्रीडम भी दे रही है, डेमोक्रेसी भी है, वो और अच्छे तरीके से गवर्न कर पा रही है। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर, एंड आई थिंक हमारा सोशलिज्म की पूरी जो आइडियोलॉजी है मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल. If you have any doubt relating to whatever we have covered in this chapter, do come back with your problems. We'll discuss and solve it.